बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। सेंस एंड सेंसिबिलिटी। आज के टॉपिक में देखेंगे सेंस एंड सेंसिबिलिटी की ब्रीफ हिस्ट्री को, जेन ऑस्टन की बायोग्राफी को, और लास्ट के ऊपर सेंस एंड सेंसिबिलिटी की कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1796 के अंदर जब जेन ऑस्टन ने इस नॉवल को लिखना शुरू किया तो इसका नाम था एलिनर एंड मैरी एन। अब ये जो दो नाम हैं, एलिनर एंड मैरी एन, ये इसी नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी के ही मेन करेक्टर्स हैं, यानी प्रोटैगनिस्ट हैं। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब इस नॉवल को 1796 के अंदर लिखना शुरू किया गया तो इसका जो नाम था वो इसी के मेन करेक्टर्स यानी प्रोटैगनिस्ट के नाम पर ही था। और 1798 के अंदर इस नॉवल को जेन ऑस्टन ने कंप्लीट किया है। और इसके बाद 1811 के अंदर जब इस नॉवल को पब्लिश किया गया तो इसका नाम था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इससे पहले हमने जेन ऑस्टन का एक और फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस डिस्कस किया है और जेन ऑस्टन की लाइफ बायोग्राफी पर भी एक वीडियो लेक्चर मौजूद है। अगर जेन ऑस्टन की लाइफ बायोग्राफी वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लिटरेरी फिगर हो, पोइट हो, नॉवलिस्ट हो, ड्रामाटिस्ट हो, कोई भी लिखने वाला हो, जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है ना, जो उसकी लाइफ बायोग्राफी होती है, वो उसके वर्क्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसलिए आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जेन ऑस्टन बायोग्राफी। जेन ऑस्टन रोमांटिक एरा के सेकंड जनरेशन पोइट से बिलोंग करती है और ये इस एज की फेमस नॉवलिस्ट हैं। हमें पता है कि रोमांटिक एज के अंदर जितने भी पोइट, राइटर, नॉवलिस्ट आए हैं, इन्होंने सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो इसलिए जेन ऑस्टन ने भी अपने वर्क्स के अंदर सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया है और इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि परियों वगैरह की कहानियाँ होती हैं उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। इन्होंने जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें होती थी उन्हें देखा है और उनको ही इन्होंने बयान किया है। और मज़े की बात यह है कि जब इन्होंने ये नॉवेल्स लिखे हैं रोमांटिक एज के अंदर, उस वक्त जो पोइट्री की जाती थी वो तो सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर की ही जाती थी, लेकिन जो नॉवेल्स लिखे जाते थे ना, वो गॉथिक बेस पर लिखे जाते थे, यानी जिनके थीम होते थे सस्पेंस वाले, हॉरिएबल। लेकिन इन्होंने उसके कॉन्ट्रावर्शियल जाकर लिखा है, उसके ऑपोजिट जाकर लिखा है, उन्हें क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने लिखा है जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर हो रही थी उनके ऊपर। इन्होंने कोई इस तरह के गॉथिक सस्पेंस वाले सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वाले नॉवेल्स नहीं लिखे, और लिखे भी इन्होंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर हैं। अब यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स होते हैं वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे उस नॉवल की तरफ जो जेन ऑस्टन के उन 6 नॉवेल्स में से है जो पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं और जिन 6 नॉवेल्स की वजह से जेन ऑस्टन को पूरी दुनिया के अंदर फेम मिला था। सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जेन ऑस्टन का बड़ा ही इंटरेस्टिंग नॉवल है जो कि इन्होंने लिखा है डैशवुड फैमिली की बायोग्राफी को कवर करते हुए। अब याद रखें कि किसी भी फैमिली के अंदर क्या हो सकता है, किसी भी फैमिली के अंदर उसके मेंबर्स होते हैं जो कि इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं, और इसके अलावा एक फैमिली, जिस तरह से हमारी फैमिली या आपकी फैमिली है, एक जगह पर रह रही होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे और भी रिलेटिव्स तो होते हैं जो कि दूसरी जगहों पर रह रहे होते हैं। जब कोई हमारे साथ हादसा होता है या खुशी गमी होती है तो जाहिर सी बात है सारे रिलेटिव्स हमारे साथ आके कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही कुछ इस लाइफ बायोग्राफी के अंदर होगा। कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होते कि उन्हें समझा ही ना जा सके, बल्कि वो कनेक्ट होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आके। डैशवुड फैमिली रह रही होती है नॉरलैंड, सुसेक्स, इंग्लैंड के अंदर। अब याद करें कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमने पढ़ा था एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, क्योंकि जब एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड था ना तो उस वक्त इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता था, इसलिए मैं उसका पुराना नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। और उस पीरियड के अंदर हमने देखा था कि 2 कबीले थे, एक था कैट्स और एक थे पीट्स। अब ये जो कैट्स थे ये शरीफ लोग थे, जंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जो पीट्स थे ये इनके ऊपर बड़े अटैक किया करते थे। इनके पास जो भी चीज़ें होती थी वो इनसे छीन लेते थे और ले जाते थे। और अपनी हेल्प के लिए कैट्स ने फिर किनको बुलाया था? 3 जो ट्राइब्स थे उन्हें, एंगल, सैक्सन्स और ज्यूट्स को। और इन तीनों ट्राइब्स ने आकर क्या किया, इन्होंने पीट्स को तो भगा दिया और कैट्स को भी इन्होंने कहा कि आप यहाँ से अब निकलें, और पूरे ब्रिटेन के ऊपर, पूरे इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। और इसके बाद इन्होंने इसे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड
किया और उसमें से एक हिस्से का नाम है सुसेक्स, जहाँ पर ये रह रहे हैं डैशवुड फैमिली। अब ये इतनी हिस्ट्री मैंने क्यों बताई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसे कंपटीशन के एग्जाम के हवाले से। वैसे सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी था कि वो सुसेक्स इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं। तो डैशवुड फैमिली के मेंबर्स को भी देख लेते हैं। एक फैमिली के अंदर सबसे पहले क्या होता है जी, पेरेंट्स होते हैं। तो डैशवुड फैमिली के अंदर मिस्टर एंड मिसिस डैशवुड हैं और इसके अलावा इनके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 डॉटर्स हैं जो कि तीनों की तीनों अनमैरिड हैं, और जो इनका एक सन है, एक बेटा है, वो मैरिड है। सबसे बड़ी बेटी का नाम एलिनर है और ये 19 ईयर ओल्ड यानी 19 साल की होती हैं और ये सेंसिटिव होती हैं और इनके पास जजमेंटल स्किल बड़ी अच्छी होती है, यानी किसी को भी ये बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकती हैं, उसे समझ सकती हैं। और इसके अलावा ये समझदार भी होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, और ये अपनी बाकी सिस्टर्स को भी यही कहती है कि किसी के साथ भी जल्दी से कनेक्ट ना हो जाया करें, जल्दी घुल मिल ना जाया करें। दूसरी डॉटर का नाम मैरी एन है और ये एलिनर से छोटी होती हैं। इनकी क्वालिटीज के अंदर ये है कि ये इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाती हैं, बड़ी जल्दी खुश भी हो जाती हैं, बड़ी जल्दी रोने भी लग जाती हैं, और इसके अलावा बड़ी जल्दी रोमांटिक भी ये हो जाया करती हैं। अब जो बंदा नॉर्मल नहीं ना रह सकता, मतलब कभी तो बैठा बैठा बड़ा ही सैड हो गया, बाद लोगों का ये हवाला होता है कि कोई सैड सॉन्ग सुने ना तो वो भी उसी में चले जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता, वो भी सैड होकर बैठे होते हैं और एवं ही खुश होते रहते हैं। यानी ये ना इमोशनल बड़ी होती है, बड़ी छोटी सी बात के ऊपर खुश भी हो जाती है, बड़ी छोटी सी बात के ऊपर अनहैप्पी भी हो जाती है और रोमांटिक भी हो जाती है। मार्गरेट घर की सबसे छोटी डॉटर का नाम है, जो कि 13 ईयर ओल्ड यानी सिर्फ 13 साल की होती हैं। अब मार्गरेट का इस नॉवल के अंदर भी कोई ख़ास काम नहीं है, बस इसका नाम याद रख लें और इसकी उम्र से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो अभी बचपन में है, 13 साल की है, इसने आगे जाके क्या लव शव करना है। सिर्फ जो बड़ी सिस्टर्स हैं ना, एलिनर एंड मैरियन, ये नॉवेल्स की मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, इनके इर्द गिर्द ही सारे नॉवल ने घूमना है। मार्गरेट का नाम सिर्फ याद रख लें। अब याद करें, मैंने आपको बताया था ना कि 1796 के अंदर जब जेन ऑस्टन ने इस नोवेल को लिखना शुरू किया तो इसका क्या नाम उन्होंने रखा था, एलिनर एंड मैरी एन। अब ये जो उन्होंने उस वक्त नाम रखा था ना जब लिखना शुरू किया था, तो ये 2 वही नाम है, लेकिन बाद के अंदर 1811 के अंदर जब इसे पब्लिश करवाया गया तो इसका नाम सेंस एंड सेंसिबिलिटी रखा गया। अब हर पॉइंट को इतनी डिटेल के साथ रिपीट क्यों करते हैं, ताकि ये चीज़ आपको हेल्प दे आपके एग्जाम के अंदर भी, और जब आपने कंपटीशन के एग्जाम जाके देने हैं ना तो उसके अंदर भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स बिलीव करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन के एग्जाम क्लियर करते हैं। इन तीनों सिस्टर्स का एक सिंगल ब्रदर और मिस्टर एंड मिसिस डैशवुड फैमिली का इकलौता जो बेटा होता है उसका नाम है जॉन डैशवुड, और मैंने बताया था कि ये मैरिड भी होता है। इसकी वाइफ का नाम फैनी होता है और इसके 2 ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है एडवर्ड फेरियर्स और दूसरे का नाम होता है रॉबर्ट फेरियर्स। अब ये जो रॉबर्ट फेरियर्स है, इसका नॉवल के अंदर कोई ख़ास काम नहीं आएगा, इसने बस एक आके शादी ही करनी है, जब ये आके करेगा आपको पता चल जाएगा। और जो एडवर्ड फेरियर्स है, इसका इस नॉवल के अंदर अच्छा भला काम है, तो इन दोनों के नाम अच्छी तरह से याद रख लें। अब जो ये एडवर्ड फेरियर और रॉबर्ट फेरियर हैं, ये जॉन डैशवुड के क्या लगे, ये इसके लगे ब्रदर इन लॉ, यानी इसके साले लगे। अगर इसकी जो वाइफ है उसके भाई हुए तो इसके ब्रदर इन लॉ ही लगे ना। अब इनकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि जो एलिनर है ये 19 साल की है, बड़ी सेंसिटिव है, जजमेंटल है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। और जो मैरियन है ये इमोशनल है, रोमांटिक है, बड़ी जल्दी खुश हो जाती है, बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाती है। और जो मार्गरेट है वो तो बच्ची है अभी 13 साल की, उसकी क्या डिटेल बतानी है इस नॉवल के अंदर, आगे जाके कुछ उसका खास काम नहीं है। तो इसी तरह से जॉन डैशवुड की क्वालिटी ये है कि ये लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है। यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना, जिन्हें लाया गली उंद नल टोर चली, यानी कि जिसने जैसा भी सुना दिया बस उसी के ऊपर यकीन कर लिया। तो जो लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है वो फिर अंदाज़ा लगाएं कि बीवी की बात में कितनी जल्दी आ जाएगा। तो इसकी जो बीवी होती है फैनी, ये होती है सेल्फिश टाइप की, इसके पास दौलत अच्छी भली होती है, ये जॉन डैशवुड और फैनी के पास है, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि हमें और दौलत मिल जाए, हमें और दौलत मिल जाए। लेकिन जो हमारे जॉन डैशवुड हैं ये कोई लालची बंदा नहीं होता, ग्रीडी मैन नहीं होता, लेकिन जब इसकी बीवी से कहती है ना ये भी ले आ वो भी ले आ, तो उसकी बातों में ये आके ना फिर अपनी ही फैमिली के साथ बुरा सलूक करेगा, जिसे हम आगे देखते हैं।
इन सब की क्वालिटीज़ को तो हमने देख लिया, लेकिन जो पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसिस डैशवुड, उनकी क्वालिटीज़ को तो हमने देखा ही नहीं। तो गुस्सा ना करें, अभी देख लेते हैं। डैशवुड की क्वालिटी ये होती है कि इन्होंने 2 शादियां की होती हैं। जो इनकी फर्स्ट वाइफ होती है उनसे पैदा होता है जॉन डैशवुड, जो इनका एक सिंगल बेटा होता है, और जो इनकी सेकंड वाइफ होती है उससे एलिनर, मैरियन और मार्गरेट तीनों डॉटर्स पैदा होती हैं। अब जो जॉन डैशवुड है, हमें पता ही है, एक तो ये लोगों की बातों में आ जाता है और अपनी बीवी की बातों में भी आ जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पर इसके माइंड में ये बात सेट होती है कि ये मेरी स्टेप मॉम है और ये तीनों मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं, यानी सुतेली मेरी माँ है, सुतेली मेरी बहनें हैं। तो जिसकी वजह से पूरे नावल के अंदर ये इनके साथ बड़ी बेरुखी से पेश आएगा। मिस्टर डैशवुड हैं। अब इनकी क्वालिटीज़ मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने वैसी नॉवल के अंदर अब मर जाना आगे जाके, तो आप इन्हें मरा ही समझ लें। इनकी क्वालिटी ये है कि ये नॉवल के अंदर मर गए हैं। और जो मिसिस डैशवुड हैं, जिस तरह से औरतों की नेचर होती है, या यूं कह लें कि जिस तरह से एक माँ की विश होती है कि मेरी जो तीनों डॉटर्स हैं इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो और अच्छा कमाता हो, तो ये सिंगल विश होती है इनकी माँ की। और बेटे के मतलब क्या विश होनी है जी, वो तो पहले उसकी शादी कर दी गई है जॉन डैशवुड की, और वो अच्छी खासी यानी कि उसकी बीवी है फैनी, और ये अच्छे खासे अमीर भी हैं। अब मिस्टर डैशवुड की हो जाती है डेथ। याद रखिएगा कि ये जो डैशवुड फैमिली है ये कोई ख़ास पैसे वाली फैमिली नहीं होती, बल्कि मिडिल क्लास से लोग होते हैं। लेकिन जो जॉन डैशवुड हैं, जो इनका ब्रदर है, जिसकी शादी पहले से ही हो गई है फैनी के साथ और वो अलहदा होकर अपने मज़े कर रहा है, वो अच्छा भला होता है, उसके पास अच्छे भले पैसे होते हैं, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि अगर वो अपने फादर की यानी मिस्टर डैशवुड की डेथ के बाद अपने विरासत से कुछ भी ना ले तो उसका अच्छा भला गुजारा हो सकता है। और वो चाहता भी नहीं कि 3 सिस्टर्स हैं, तीनों अनमैरिड हैं और मेरी माँ बेचारी मतलब अकेली रह गई है, फादर की डेथ हो गई है। तो लेकिन उसकी बीवी उससे फैनी कहती है क्यों ना लें, हमारा हक बनता है, जा ले के आ। और जिस तरह से हमने पहले ही देखा है कि जॉन डैशवुड तो किसी की भी बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है, तो ये फैनी की बातों में आकर जाता है अपनी मदर के पास, जो कि इसकी स्टेप मॉम होती है, यानी इसकी सुतीली माँ होती है। जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जॉन डैशवुड होता है ना, ये इनके साथ थोड़ा सा बेरुख इसलिए भी रहता है क्योंकि जो डैशवुड इसका फादर होता है, इसकी जो फर्स्ट वाइफ होती है ये उससे पैदा हुआ होता है, और बाकी की जो 3 सिस्टर्स होती हैं वो इसकी सेकंड वाइफ से हुई होती हैं। तो इसलिए उन्हें जाके कहता है आप तो मेरी सतीली सिस्टर्स हैं और तुम मेरी जो है वो सतीली माँ हो, तो लेकिन मेरा तो विरासत के अंदर हक बनता है, मेरा भी बाप था, तो तुम यहाँ से निकलो, ये जगह छोड़ो, ये सारा ही मेरा है। ये जॉन डैशवुड अपनी बीवी की बातों में आकर इन्हें बड़ा जलील करता है, और जहाँ पे ये रह रहे होते हैं नॉर्लैंड सुसेक्स के अंदर, जिसे पहले बड़ी डिटेल के साथ देख लिया है, तो ये कहता है कि इस जगह से ही निकलो, ये सारा ही मुझे दे दो। अब ये कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो इतने में ना मतलब जब फादर की डेथ हो, मैंने बताया था ना कि आस्ता आस्ता जो रिलेटिव्स हैं वो कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक और करेक्टर की एंट्री होती है सर जॉन मिडल्टन। अब सर जॉन मिडल्टन मिसिस डैशवुड के रिलेटिव्स होते हैं। वो आके ने कहता है कि आपका बेटा ये जॉन डैशवुड आपको इतना जलील क्यों कर रहा है। तो ये उन्हें बताती हैं कि एक तो ये अपनी बीवी फैनी के पीछे लगा हुआ है, और दूसरे नंबर पर इसके माइंड में ये बात सेट है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं और तुम मेरी स्टेप मॉम हो, तो इसलिए ये हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता। अब कानूनी तौर पर भी विरासत में इसी का ही हक बनता है, तो ये बस कह रहा है कि सारी छोड़ो और यहाँ से निकलो। जॉन मिडल्टन जो कि बड़े सोशल से बंदे होते हैं, बड़ी पार्टीज़ वगैरह करने का इनको शौक़ होता है, और इसके अलावा ये मिलजुल कर रहना बहुत पसंद करते हैं, काइंड भी होते हैं। तो ये इनको कहते हैं मिसिस डैशवुड को कि आप छोड़ें इसे और मेरे साथ डेवनशायर इंग्लैंड चलें। अब ये इंग्लैंड का एक सिटी है डेवनशायर। कल हमने एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी को कवर किया था और उसके अंदर हमने देखा था कि एस.टी. कॉलरिज डेवनशायर के अंदर ही पैदा हुए हैं। तो ये वही सिटी है जहाँ पर जॉन मिडल्टन इन्हें अपने साथ जाने को बोल रहा है। ये कहता है कि डेवनशायर सिटी में एक बर्टन नाम की जगह है जहां मेरी एक कॉटेज है जो खाली पड़ी हुई है, आप वहां आकर रह सकते हैं, वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिसिस डैशवुड और इनकी डॉटर्स यहां से जाना नहीं चाहती। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि जॉन डैशवुड इन्हें इतना ज्यादा जलील कर रहा है कि निकलो यहां से, छोड़ो यहां से, और इनके फादर की भी डेथ हो चुकी है, तो ये यहां से क्यों नहीं जा रहे। इनके घर के साथ इनकी यादें जुड़ी हुई होती हैं, बचपन वहां गुजारा होता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं होती। असल बात ये होती है कि फैनी के 2 ब्रदर
ब्रदर्स मैंने बताया था ना, एक का नाम होता है एडवर्ड फेरियर्स, और जो इधर से होती है एलिनर, यानी घर की सबसे बड़ी बेटी, वो पसंद करती है एडवर्ड फेरियर को, और जो एडवर्ड फेरियर्स होता है ये भी पसंद करता है एलिनर को। अब बात ये है कि जो इनकी वाइफ होती है जॉन डैशवुड की, यानी इसकी सिस्टर एडवर्ड की, फैनी, वो इसे कहती है बंदा बन के बैठ जा, हम अमीर हैं और ये गरीब हैं, इसलिए ये तुम्हें फंसा रही है एलिनर कि कल को विरासत से इसका भाई हमसे कोई हक ना ले, जैसे ही तेरे साथ इसकी शादी होगी इसने बदल जाना है। तो जो फैनी होती है ना, ये इसको पसंद नहीं करती एलिनर और एडवर्ड के रिलेशनशिप को। और लेकिन जो सारी फैमिली होती है ना, जो मिसिज डैशवुड फैमिली, इन्हें कुछ पता सारों को ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेशन में है। अब इस वजह से यहाँ से ये जाना नहीं चाहते, लेकिन जब जॉन डैशवुड इन्हें बड़ा ही ज़्यादा जलील कर देता है ना, जिसे कहते हैं राज के जलील कर देता है, तो फिर ये जॉन मिडल्टन के साथ बर्टन नाम की जगह पर जाकर कॉटेज में रहने का फैसला करते हैं। अब इनके बर्टन कॉटेज में जाने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जॉन मिडल्टन की वाइफ भी उधर रहती है, जिसका नाम है लेडी मिडल्टन, और ये बड़ी ना तुरिश सी होती हैं। ये अपने खामद से, अपने हस्बैंड से पहले यानी जॉन मिडल्टन से तंग होती है, क्या लोगों की मदद ही करता रहता है हर वक्त, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को बुला के पार्टियां ही करता रहता है, मेरा तो इतना खास ख्याल करता नहीं ना, मुझे कोई नई चीज़ लेकर देता है। तो ये ना इस माइंड की होती है, पहले जॉन मिडल्टन से थोड़ा सा ना तंग होती है। और जब जॉन मिडल्टन इन सब को अपने साथ लेकर बर्टन कॉटेज में पहुंचता है ना, तो लेडी मिडल्टन कहती है, ओए जॉन मिडल्टन, अब ये कितने सारे कहाँ से उठा रहा है? जॉन मिडल्टन कहता है ये मेरे रिलेटिव्स हैं सारे, ये मिसिज डैशवुड, ये इनकी 3 डॉटर्स हैं, ये भी आज से हमारे साथ रहेंगी। वो कहती है अच्छा चलो रख लो। जॉन मिडल्टन उधर पहुंचते ही डैशवुड फैमिली की मुलाकात करवाता है अपनी मदर इन लॉ के साथ, यानी अपनी सास के साथ, जिसका नाम मिसिस जेनिंग्स होता है, और ये बड़ी जेंटलमैन सी लेडी होती हैं। जब ये उन्हें बताता है ना कि ये मिसिस डैशवुड हैं, ये मेरी रिलेटिव्स हैं, और इनके जो हस्बैंड है उनकी भी डेथ हो चुकी है, और इस बेचारी की ये 3 डॉटर्स हैं, तीनों अनमैरिड हैं, इसका एक बेटा भी है जिसने इन्हें बड़ा जलील करके उधर से निकाल दिया है। अब मिसिस जेनिंग्स जैसे ही ये बात सुनती है, बड़ी जेंटलमैन सी लेडी होती है, वो कहती है आप बेफिक्र होकर इधर रहें जितनी देर रहना चाहते हैं, और इसके अलावा आपकी ये जो तीनों डॉटर्स हैं इनकी शादी मैं करवाऊंगी। यानी जेंटलमैन सी लेडी होती है ना, तो वो जैसे ही दुख भरी कहानी सुनती है तो अपनी फीलिंग्स, इमोशन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। जिस तरह से पहले ही पता है कि जॉन मिडल्टन बड़े सोशल से बंदे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना इन्हें बड़ा पसंद होता है। तो जब ये यहाँ पे पार्टी करते हैं तो इनके एक फ्रेंड आते हैं जो कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, जिनका नाम कर्नल ब्रैंडन होता है। कर्नल ब्रैंडन जो कि बड़े जेंटलमैन से बंदे होते हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं। यानी आप हिसाब लगा लें कि जिस बंदे ने आर्मी की सर्विस पूरी की हो फिर रिटायर हुआ हो, उसकी एज तो काफ़ी होगी ना। इनकी उम्र होती है 35 ईयर्स ओल्ड, यानी ये 35 साल के होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये अभी तक बैचलर होते हैं, इन्होंने शादी नहीं की होती। और जो मैरी एन है ना, ये इन्हें बड़ी अच्छी लगती है, तो ये इसे कहते भी हैं मैरी एन को कि मेरे साथ आप शादी कर लें। तो लेकिन जो मैरी एन होती है वो इन्हें रिजेक्ट कर देती है, और जो मिसिस डैशवुड है वो भी मैरी एन से कहती है कर लो शादी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अच्छा भला है, जेंटलमैन है। तो वो कहती है मैं जेंटलमैन को क्या करना है, ना डैशिंग है, स्मार्ट है, इतनी उम्र क्या, मैं नहीं करनी इसके साथ शादी। तो पहली दफ़ा तो जो हमारे कर्नल ब्रैंडन हैं ये रिजेक्ट हो जाते हैं, और रिजेक्ट होने के बाद चुपचाप साइड पे हो जाते हैं। इस तरह से साइड पे नहीं होते कि नॉवल से निकल जाते हैं, रहते नॉवल के अंदर ही हैं। लेकिन अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जब फेल हो जाते हैं तो वो इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बात नहीं करते कि मैरी एन मेरे साथ मैरिज करे। अब होता यह है कि मैरी एन एक जगह गिर जाती है, जिसकी वजह से इसे चोट भी आ जाती है, और नॉवल के अंदर इसी वक्त एक नए करैक्टर की एंट्री होती है, जॉन विलोबी। अब याद रखें कि जॉन विलोबी एक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, डैशिंग किस्म के बॉय हैं, और इसके अलावा ये बैचलर हैं, और ये एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मैरी एन और जॉन विलोबी एक दूसरे के साथ ना बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो जॉन भी होते हैं ना, ये म्यूज़िक की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, गिटार वगैरह अच्छा बजा लेते हैं, तो जिसकी वजह से मैरी एन ना इसकी तरफ बड़ी जल्दी से अट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन मैंने बताया था ना, इसकी बड़ी सिस्टर एलिनर जो कि बड़ी अच्छी जजमेंटल स्किल रखती हैं, वो इसे कहती है मैरी एन मेरी बात मान, हाय अल्लाह इतनी भी क्या मतलब जल्दी है, इतनी जल्दी एक
दूसरे से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो। लेकिन ये उसकी कोई नहीं मानती और बड़ी जल्दी उसके साथ घुल मिल जाती है। अब हमारे कर्नल ब्रैंडन साहब जो कि दूर खड़े मैरी एन और जॉन विलोबी की लव स्टोरी को देख रहे होते हैं, अंदर ही अंदर से बड़ा जेलिस होते हैं। लेकिन वो ना बड़े जेंटलमैन से, मैंने बताया था, बंदे होते हैं, कुछ खास इन्हें शो नहीं करवाते। और उन्हें जॉन विलोबी की सारी हरकतों का पता होता है। तो वो किस तरह से पता होता है, जब ये कर्नल साहब नौजवान थे ना, अपनी सर्विस के अंदर थे, सोल्जर थे, तो तब इनको एक लड़की से प्यार होता है, अलीज़ा से। और जब ये सर्विस पर जाते हैं, फ़ौज की नौकरी पर जाते हैं, तो जो अलीज़ा होती है ये इनके भाई कर्नल के एक होते हैं, उनके साथ ना रिलेशन में आ जाती है। और जिसकी वजह से ये जब आते हैं, अलीज़ा को देखते हैं, तो उसे कहते हैं कि मैं सर्विस से गया हूँ और आप पीछे से मेरे भाई के साथ ही रिलेशन में आ गई हैं, तो वो इन्हें छोड़ देते हैं। जब ये अलीज़ा को छोड़ते हैं ना, तो वो करैक्टर वाइज ज़्यादा ही लेस हो जाती है। तो जॉन विलोबी जब अलीज़ा से मिलता है तो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। और इस चीज़ का कर्नल को पता होता है कि ये वही जॉन विलोबी है जो बड़ी तेज़ी के साथ अब मैरी एन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है ना। लेकिन वो उसे बताता नहीं, वो कहता है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, चलो ठीक है, इसे पसंद है, मुझे क्या लगे। मिसिस डैशवुड को भी जॉन विलोबी बड़ा पसंद होता है। तो ये डिसाइड करती हैं, एलिनर से कहती हैं, मार्गरेट से भी कहती हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ना घर से चले जाते हैं, ताकि यहाँ पर मैरी एन और जॉन विलोबी दोनों को प्राइवेट स्पेस मिलेगा। और जॉन विलोबी जितना इसके साथ अट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो इसे प्रपोज कर देगा और दोनों की शादी करके जो है वो एक का तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा ना। तो ये घर से चले जाते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़कर। अब थोड़ी देर के बाद जब ये वापस आते हैं ना, तो सिचुएशन ही सारी बदली भी होती है, सीन ही सारा जो है वो बदला पड़ा होता है। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि जॉन विलोबी दीवार के साथ खड़ा होता है बड़े सैडनेस मूड के अंदर, और जो मैरी एन है ये बैठी रो रही होती है। बॉयज़ टेंशन नहीं लेनी, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान प्रपोज तो नहीं होता, लेकिन फाइट ज़रूर हो जाती है। अब जो एलिनर होती है ये आगे जाकर जॉन विलोबी को कहती है कि क्या हुआ है, ये रो रही है, आप बड़े सैड खड़े हुए हैं, हम तो आपको छोड़ के गए थे कि आप थोड़ी देर प्राइवेट स्पेस के अंदर रह लें। तो वो कहता है मुझे इसके साथ रहना ही नहीं, मैं चला लंदन। तो वो लंदन चला जाता है। मैरी एन की स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दें। अब हम देखते हैं एलिनर, जो कि घर की सबसे बड़ी बेटी होती है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी को, जिसका मैंने पहले ही बताया था कि जो जॉन डैशवुड की वाइफ होती है फैनी, उसका एक ब्रदर होता है एडवर्ड, ये उसे पसंद करती होती है। अब ये जो एडवर्ड फेरियर होता है ये घूमता घुमाता यहाँ पे बर्डन पार्क के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एलिनर रह रही होती है। अब एलिनर को ये होता है कि ये मेरे प्यार में उधर रह नहीं सका, मुझे ढूंढता हुआ इधर आएगा, मैं इसके साथ मिलूंगी, बड़ी प्यार वाली बातें करूंगी। लेकिन जब वो इसे मिलता है ना एडवर्ड, तो वो इसे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देता, कोई ख़ास इसकी तरफ इंटरेस्ट शो नहीं करता। और जिस तरह से मतलब उधर इतना प्यार था, तो यहाँ पे तो एक दूसरे के साथ वो और भी ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था ना, क्योंकि इतनी देर दोनों एक दूसरे से अलग रहे। लेकिन जब वो यहाँ आता है और एलिनर के साथ मिलता है, तो इसे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि एडवर्ड की एंगेजमेंट हो जाती है लूसी नाम की एक लड़की से। अब ये जो लूसी लड़की है, जब इसके साथ ये मिलती है ना एलिनर, तो ये जजमेंट कर लेती है कि ये बड़ी ग्रीडी सी लड़की है, ये सिर्फ इसके पैसे के लिए ही इसके साथ एंगेजमेंट कर रही है और शादी करेगी और इसका सारा कुछ ये खा जाएगी। वो दिली दिली में ना बड़ा खुश होती है, चलो मेरा नहीं बना तो इसे लड़की तो अब अच्छी मिली है ना, इसे बड़ा सबक सिखाएगी। लेकिन एडवर्ड फेरियर जो होता है वो इस बात की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि ये लूसी किस तरह की है। और दूसरे नंबर पर एडवर्ड के हाथ में एंगेजमेंट की रिंग भी एलिनर देख लेती है। अब मैरी एन की स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसके अंदर एलिनर और मैरी एन ये दोनों जाती हैं, और वहाँ पे जॉन विलोबी भी खड़ा होता है। अब मैरी एन ना बड़ा बाकी उसके पास जाती है, उसे कहती है जॉन विलोबी क्या हुआ था उस दिन, लड़ाई ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद तो तुम मिले ही नहीं। और ये ना उसकी बड़ी इंसल्ट करता है पार्टी के अंदर, उसे कोई खास वजह नहीं देता, बल्कि ना उसको तंज़ी करता है, जिसकी वजह से जो मैरी एन होती है ना ये बड़ी सैड हो जाती है। घर आके एक लेटर लिखती है जिसके अंदर ये सारा जो भी उसने कहा होता है, जो भी कॉल करार किए होते हैं कि मैं शादी करूंगा, एक दूसरे के साथ प्यार व्यार, जो कुछ भी इसने कहा होता है उसे लिख के देती है। और वो जवाब में इसको जॉन विलोबी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं, मेरा आपके साथ कोई रिलेशन ही नहीं।
बेसिकली जॉन विलोबी अब लेडी ग्रे यानी सोफिया ग्रे के साथ शादी करना चाहता है क्योंकि ये बड़ी रिच वुमेन होती है और विलोबी लालची बंदा होता है, पहले ही मैंने बताया हुआ है। तो ये ना फिर मैरी एन से खुद को दूर कर लेता है। अब जो मैरी एन है ये बड़ा सैड हो जाती हैं कि जॉन विलोबी अब तो लेडी ग्रे से शादी करेगा और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो तब जाकर हमारे कर्नल ब्रैडन उसे बताते हैं कि जॉन विलोबी ने एलिजा के साथ ये काम किया था और पूरी स्टोरी उसे सुनाते हैं। तो वो कहती है अच्छा जॉन विलोबी इस तरह का है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा लड़का समझ रही थी, मैं तो बच गई। तो अब ना जो हमारे कर्नल साहब हैं इनकी रेपुटेशन मैरी एन की आंखों में बढ़ जाती है। उसे पसंद नहीं अभी वो करती, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। वो जिस तरह से कहते हैं ना, जहाँ इज्जत हो वहाँ मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत हो भी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बड़ी महफिल में यूं चिल्लाना अच्छा नहीं होता, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अब हमारे जॉन डैशवुड तीनों सिस्टर्स के सिंगल ब्रदर और मिसिस डैशवुड के बेटे ये घूमते घुमाते ना अपनी वाइफ फैनी के साथ यहाँ वर्टन पार्क नाम की जगह पर आते हैं। यहाँ आकर ये एलिनर, मार्गरेट, मैरी एन और मिसिस डैशवुड से मुलाकात करते हैं और जॉन डैशवुड इन्हें बताते हैं कि जो फैनी का ब्रदर एडवर्ड है वो शादी कर रहा है मिसिस मॉर्टन से। अब एलिनर हैरान हो जाती है कि उसकी एंगेजमेंट तो लूसी के साथ हुई थी जब वो मुझे यहाँ पे आके मिला था, और ये शादी मिसिस मॉर्टन से क्यों कर रहा है। तो जॉन डैशवुड उन्हें बताता है कि हमने उसकी शादी, उसकी जो मंगनी थी उसे तोड़ दिया था, उसकी एंगेजमेंट को, और मिसिस मॉर्टन के साथ अब उसका रिश्ता किया है और इसी के साथ उसकी शादी होगी क्योंकि ये बड़ी अमीर औरत है। लेकिन एडवर्ड लूसी को ही पसंद करता है और इसी के साथ शादी करना चाहता है। तो इस पर कर्नल ब्रैडन इसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें यहाँ पे कोई हल्की फुल्की सी जॉब भी दिला लेता हूँ और तुम लूसी के साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो और उसके बिना आप रह नहीं सकते। और मिसिस मॉर्टन के साथ तुमने शादी कोई नहीं करनी, हालांकि वो इतनी अमीर भी है। वो कहता है हाँ मैं इसके साथ शादी नहीं करनी। तो एडवर्ड जब साफ इनकार कर देता है मिसिस मॉर्टन के साथ शादी करने से और कहता है कि मैं लूसी के साथ ही एंगेजमेंट की है और लूसी के साथ ही मैंने शादी करनी है, तो फिर इसका जो दूसरा ब्रदर होता है जिसका मैंने शुरू में बताया था कि इसने सिर्फ एक शादी ही आगे करनी है, रॉबर्ट फेरियर्स, वो आकर फिर मिसिस मॉर्टन से शादी कर लेता है, यानी अमीर औरत को हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन जब एडवर्ड अपनी सिस्टर यानी जॉन डैशवुड की वाइफ फैनी के कहने पर मिसिस मॉर्टन से शादी नहीं ना करता, वो गुस्से में आके इसे सारी जायदाद से बेदखल कर देती है। और जब ये जायदाद से बेदखल हो जाता है तो लूसी, जो कि पहले ही एक ग्रीडी गर्ल थी, लालची लड़की थी, वो इसे कहती है अब तेरे पास क्या है, मैं क्यों तुमसे शादी करूं। तो अब इसे जाकर समझ आती है ओ ये तो मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया, तो लूसी भी चली जाती है। अब एडवर्ड फेरियर को अकल आती है और वो आता है एलिनर के पास और उसे आकर बड़े कैजुअल में बड़ी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर कहता है कि बात यह है कि लूसी के साथ मैं करता था प्यार, अब मुझे उन्होंने किया जायदाद से बेदखल तो वो मुझे वैसे ही छोड़ गई है। और जो मिसिस मॉर्टन थी उसके साथ तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी सिस्टर चाहती थी, और मेरा जो मतलब ब्रदर जॉन डैशवुड है उसका हस्बैंड सिस्टर का वो चाहता था, तो लेकिन मैं उसके साथ भी शादी नहीं की। उसके साथ तो रॉबर्ट ने कर लिया, छोटे भाई ने। तो अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे साथ करें शादी। एलिनर इसे कर देती है माफ़ और एलिनर और एडवर्ड की मैरिज हो जाती है। और दूसरी तरफ रह गई हमारी मेन कैरेक्टर मैरी एन। अब कर्नल ब्रैडन दोबारा से इनको प्रपोज करते हैं और ये इसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी मैरी एन और कर्नल साहब की शादी हो जाती है। तो इस तरह दोनों सिस्टर्स की शादी हो जाती है और नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जो मार्गरेट है भाई उसकी शादी नहीं करवानी क्योंकि अभी वो 13 साल की है, वो बच्ची है, इसलिए इन दोनों की ही शादी होती है। उम्मीद करते हैं कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी नॉवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जेन ऑस्टन के दूसरे वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।